हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। 14 अप्रैल 2008 की कहानी, बावनखेड़ा गांव। हमने न्यूज में सुना भी होगा। अगर ये कहानी गांव में सुना दी जाए दोबारा से तो वहां के लोग पीटने लगते हैं, कहानी को मना कर देते हैं। ये कहानी मत चलाओ, बच्चों को चुपचाप से अंदर को ले जाते हैं और कहानी को मना कर देते हैं। वहां के लोग ये बात सुनना ही नहीं चाहते। कहानी दिलचस्प जरूर है, पर इस कहानी में हमने थोड़ा सा प्रयास डालना चाहता हूं और ये कहानी सुनना और कमेंट करना। प्रयास ऐसे है कि आजकल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो प्यार के चक्कर में अपने पूरे परिवार को नाश कर देते हैं। नाश मतलब खत्म कर देते हैं। प्लीज ये कहानी सुनना आप सबके लिए पैसे फायदेमंद है और कमेंट करके बताना है कि कहानी से आपको क्या सीख मिली। प्लीज कमेंट करना और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। हर हर महादेव। वह दिन 14 अप्रैल 2008 था जब एक पूरे हंसते खेलते परिवार का कत्ल कर दिया गया। यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी का था, जहां पर 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात को शौकत के परिवार की लाशें बिछ गईं। इस दौरान परिवार के 7 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोर्ट के मुताबिक सभी को कुल्हाड़ी से गला काटकर मारा गया था। इस वारदात से यूपी समेत पूरे देश में हलचल मच गई। उस दौरान यूपी की मुख्यमंत्री मायावती थी, जो इस परिवार में जिंदा बची लड़की से मिलने उसके घर पहुंची थी। आज इस वारदात को 17 साल हो गए। इस दौरान आपको बताएंगे कि एक झटके में पूरे परिवार को खत्म करने के पीछे किन लोगों का हाथ था। उस वक्त बावनखेड़ा कांड की पूरी देश में चर्चा हुई थी। तब लोगों ने सुना कि किसी ने रात में 7 लोगों को मार दिया तो हर तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल सौगात एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका भरा पूरा परिवार था जो एक सुकून की जिंदगी जी रहा था। अचानक 14-15 अप्रैल की दरमियान रात को पूरा परिवार खत्म हो जाता है, जिसका यह नहीं पता चल पाता कि आखिर ये किसने किया। इस दौरान परिवार की केवल एक लड़की ही जिंदा बच पाती है, जिससे मिलने उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती भी पहुंची थी। जब हत्या को अंजाम दिया गया तब शौकत का परिवार खाना खाकर सोया था, जो कभी न उठा। उस दौरान परिवार में कुल 8 लोग थे, जिसमें एक बेटी ही जिंदा बच पाई थी। मरने वाले में शौकत, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, एक बहू, एक भतीजी और एक बच्चा शामिल था। परिवार इकलौती जो जिंदा बची वो उनकी बेटी शबनम थी। जानकारी के मुताबिक उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग उनके घर पहुंचे थे। 15 अप्रैल का दिन सामान्य दिनों की तरह ही था, जिसमें सभी लोग अपने काम कर रहे थे। बच्चे स्कूल गए थे। तभी एक खबर आती है कि बावनखेड़ी में कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी है। अमरोहा निवासी अंशु सिंह बताती हैं कि जब उनके स्कूल को इस बात की खबर मिली तो सभी बच्चों को उसके घर भेज दिया गया। इन हत्याओं का सभी पर गहरा असर पड़ा था। इसी कड़ी उस वक्त की स्टूडेंट रही सरिया का कहना है कि उस वक्त वह 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वह उस वक्त स्कूल में थी। उन्हें बताया गया कि आज पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि कुछ लुटेरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल जब हत्या के कारणों का पता नहीं चलता तब तक पूरे इलाके में तहर तहर की अफवाहें फैल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि चोर आए थे जिन्होंने सभी का कत्ल किया है। शबनम जो जिंदा बची थी उसकी भी उम्र को लेकर कहा जा रहा था कि वह बची जो चोरों से बचने के लिए एक ड्रम में छिप गई थी। हालांकि यह सभी बातें महज अंदाज थी, क्योंकि सच्चाई इतनी भयानक थी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जिंदा बची शबनम से मिलने के लिए उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती पहुंची। शबनम ने सभी को बताया कि वह उस रात छत पर सो रही थी। रात में चोर आए और पूरे परिवार को खत्म करके चले गए। इस बात पर सभी ने यकीन भी किया, लेकिन जैसे ही सबों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वैसे ही पूरा मामला भी सामने आ। रिपोर्ट में सामने आया कि मरने से पहले उन सभी को नशीली दवाई दी गई थी। फिर सबको शक हुआ कि आखिर अकेले शबनम को नशे की दवाई क्यों नहीं दी गई। पुलिस ने इसकी जांच की, जिसमें सलीम नाम के शख्स पर शक की। जांच में सामने आया कि शौकत के परिवार का ताल्लुक सलीम नाम के एक शख्स से भी था। इस पर शक जाने की वजह से पुलिस उसे पूछताछ के लिए उठा ले जाती है। पहले वह कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में सब उगल देता है।
सलीम बताता है कि हत्या करने का प्लान किसी और का नहीं बल्कि शबनम का ही था। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में थे, जिसके चलते दोनों ने मिलकर परिवार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जानकारी के मुताबिक इन दोनों के रिश्तों के चलते शौकत अपनी बेटी शबनम से बात नहीं करते थे। शबनम का परिवार आर्थिक तौर पर काफी अच्छा था। खुद शबनम भी गांव के स्कूल में शिक्षा में इन दोनों का कोई मेल नहीं था, जिसकी वजह से परिवार को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सलीम ने बताया कि वह किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन शबनम के साथ मिलकर उसने यह सब किया। कत्ल करने से पहले शबनम ने परिवार वालों दूध में नशे की दवा मिलाकर, जिसके बाद उसने सलीम को घर आने के लिए सलीम ने बताया। दौरान शबनम के सिर पर पूरी तरह से खून सवार। सब लोग जब पूरी तरह से नशे में सो गए तो सभी की गर्दन काटने में सलीम की मदद की थी। इस दौरान उसने सबके बाल पकड़े ताकि सलीम आराम से कुल्हाड़ी से गर्दन काट सके। 6 लोगों की मारने के बाद शबनम का सलीम का कहना था कि उस बच्चे नहीं मार पाया। उस बच्चे का कत्ल खुद शबनम ने गला दबाकर किया था। सारी सच्चाई सामने आने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। यहां उनका एक नया चैप्टर शुरू होता है। दरअसल फांसी से पहले मेडिकल कराया जाता है, जिसमें पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अब जब तक शबनम की डिलीवरी नहीं हो जाती और उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, फांसी को रोक दिया जाता है। जेल में ही कुछ महीनों बाद शबनम ने सलीम के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम ताज मोहम्मद रखा। हालांकि कुछ सालों बाद ताज को एक परिवार ने गोद लिया। शबनम अभी भी बरेली की जेल। इस पूरी वारदात पर किताब भी छपी थी, जो पूरे क्षेत्र में खूब खरीदी गई। इसको याद करते अमरोहा निवासी रेहान कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि इस बारे में मेरे परिवार में कोई बात नहीं करता था। जब भी शबनम का जिक्र आता है, डांट कर चुप करा देती है। वह आगे कहती है कि उस दौरान सभी परिवारों को कहीं ना कहीं यह डर था कि उनकी बच्चियों पर इसकी किसी तरह का बुरा प्रभाव ना